मौका दिखाया हमको और हमको समझने की बुद्धि दी कि ये बिजनेस को हम समझ सके। एंड हमारे सक्सेस का राज है हमारे अपलाइन से लक्ष्मण नल्लाड़े, उनकी अपलाइन है सफायर्स अभिजीत एंड उर्मिला भोजने, उनकी अपलाइन है हमारे ग्रेट डॉक्टर प्रशांत एंड बीना बागड़े, बोथ आर PhDs। ओके, एंड ऑल द वे टू तरनजीत सोहल जो यूके से आए थे हमको इस बिजनेस सिखाने के लिए। एंड मंजिंदर सराय उनकी अपलाइन है एंड वी आर मेंटर्ड बाय नन अदर देन कांति एंड लता गाला। ओके, कंट्री मेंटर्स। ओके, एंड उनकी वजह से आज हम लोग आपके सामने खड़े हैं। और कितने लोग ऐसे हैं कि किसान है, किसान एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से कितने लोग हैं? वाह, गुड। ओके, तो मैं भी आपके बैकग्राउंड से, सूट पे मत जाओ। ओके, ये सब बाद में आया हुआ है। हमने खेती में बैठ के काम किया है, मैं ट्रैक्टर चला सकता हूँ, मैं ट्रक चला सकता हूँ, बाजार में बैठ के सब्जी भी बेची है, ठीक, सब कुछ किया है। तो बहुत बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है ना ये फक्त सूट बूट मधले लोग बोलू शकतात। ओके, ऐसा नहीं है। और हम लोग पहला पार्ट जो होगा उसमें थोड़ा सा हमारा स्टोरी बताएंगे कि हम इस बिजनेस में कैसे आए, बिजनेस ने क्या क्या दिया हमको, और दूसरे पार्ट में ये बिजनेस में आपको क्या करना है ताकि आप भी कामयाब हो। और हमारे यहाँ आने की एक ही मकसद है कि जिस बिजनेस की वजह से हमारी जिंदगी इतनी बेहतर हो गई, आपकी भी जिंदगी उतनी बेहतर होनी चाहिए, ये हमारा मकसद है एक्चुअली। वैसा यहाँ हमको आने की जरूरत ही नहीं है, वैसा देखा जाए तो आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी अपलाइन है। यहाँ नांदेड़ में बैठे हुए इतने सारे लोग हैं, इतने सारे प्लैटिनम्स है, एमरल्ड्स है, डायमंड है भी आपके नांदेड़ में। ओके, एंड तो ये बिजनेस प्रूव हो गया है कि चलता है। ओके, तो हमको आने की जरूरत नहीं, लेकिन होता क्या है बहुत बार आप उनका सुनते नहीं, इसलिए हमको आना पड़ता है। ओके, तो बिजनेस बहुत सिंपल है। मैं मेरी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा। मैं बारामती के पास एक छोटा सा गांव है सांगवी, वहाँ से हूँ। हमारे गांव का जो पॉपुलेशन है हार्डली 8 से 10 हज़ार पॉपुलेशन है। और हमारे पिताजी अभी भी खेती करते हैं, वहाँ पोल्ट्री फार्म है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। अभी हमारे पास हमारे पिताजी एक बहुत बड़ी डीलरशिप भी देखते हैं। तो मेरा बचपन पूना में गया है बिकॉज आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई सब। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के टाइम मैं पूना में था, तो पूना में बड़ी बड़ी गाड़ी देखता था, तो वहाँ मेरे सपने बड़े होते थे। एंड सपने बड़े हो गए और मैं हमेशा सोचता था कि मर्सिडीज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन वो बचपन में था। होते होते हमारा इंजीनियरिंग हो गया और इंजीनियर होने के बाद इंजीनियरिंग भी मज़े की बात है। 83 में मैंने एडमिशन लिया था डिप्लोमा के लिए। तब वहाँ पे कॉलेज में ये था, 4 ट्रेड थे। इट वाज केमिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मुझे पता था कि आगे जाके सॉफ्टवेयर का जमाना आने वाला है, तो मैंने प्रायोरिटी उसको उस टाइम दिया था। 83 आई हैड ट्राइड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स करके। एंड जब फॉर्म में भर के दिया, सब दिया, 2 दिन के बाद लिस्ट लगा, नोटिस बोर्ड पे जाके मैंने देखा तो मेरा नाम वो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं था, सिविल में था। तो मैं थोड़ा सा ये हो गया, मैं बोला यार मेरे पिताजी वहाँ चेयरमैन है और ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जो लिखा वही होना चाहिए। मैं घर जाने के बाद पिताजी को बोला, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। उन्होंने बोला कि उन्होंने नहीं किया, मैंने बोला उनको करने को। इलेक्ट्रॉनिक्स करके क्या करेगा, रियल एस्टेट में ज्यादा पैसा, रियल एस्टेट में आएंगे, सिविल इंजीनियर बना, इसलिए मैं सिविल इंजीनियर हो गया। और मजे की बात है, आज देख रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में नहीं वो अच्छा है। ओके, वो सॉफ्टवेयर में कहने को सॉफ्ट है, बाकी सब हार्ड है। ओके, जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है, लाइफ नहीं है। हस्बैंड एक कंपनी में जाता है, वाइफ एक कंपनी में जाते हैं, दोनों जाने का आने का टाइम नहीं। हमने पूना में कुछ लोग ऐसे देखे कि हस्बैंड का ड्यूटी दिन का है, वाइफ का ड्यूटी नाइट का है। दोपहर के बाद वाइफ जाती है, दोपहर के बाद ये आता है, तो उसमें कोई लाइफ नहीं। सो इट वाज अ गॉड्स प्लान कि हम लोग इसमें आए, सिविल इंजीनियर हो गए। पूना में काफ़ी बड़े बिल्डर है, उनके पास मैंने जॉब किया है एक्सपीरियंस के लिए, और उनके साथ काम करता था। मैं काम भी बहुत करता था कि हमारे पिताजी का हमेशा एक डायलॉग होता था, बचपन से हमने सुनते थे, गाड़वा सारखा काम करा, राजा सारखा रहा। ओके, मेहनत गधे जैसे करो और राजा जैसे जिंदगी जियो। ओके, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है लोग उल्टा करते हैं। ओके, तो इंजीनियर होने के बाद वो मैं जॉब करता था। जॉब में भी इतना मैं मेहनत करता था कि एवरी 3-4 मंथ्स मेरी सैलरी इंक्रीज होती थी। ओके, और मैं खुश था वहाँ पे। लेकिन क्या हो गया बीच में कि पिताजी ज़्यादा पॉलिटिक्स में बिजी थे, तो मुझे बोले कि तुम उधर रहोगे, मैं इधर पॉलिटिक्स में बिजी रहूँगा, घर का कौन संभालेगा। इसलिए मुझे घर वापस आना पड़ा। और घर आया तो मुझे सब खेती देखनी थी। वहाँ हमारा पोल्ट्री फार्म था और 30 हज़ार मुर्गियाँ हैं वहाँ पे। और मैं सोचता था कि ये बड़ा होना चाहिए। वो मर्सिडीज का जो सपना था ना, वो था ये बड़ा होना चाहिए। 1 लाख मुर्गियाँ होगी तो 1 लाख अंडे निकलेंगे, रोज 1 लाख रुपए आएंगे। ओके, तो ऐसे मेरे सपने थे। तो मैं पिताजी को हमेशा बोलता था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। पिताजी बोलते थे कि तुम जवान लोग हो, तुम्हारे पास जोश होता है, होश नहीं होता, ऐसा कभी होता नहीं। इसलिए मेरा वो सपना वैसा ही रह गया। फिर मैं चाहता था कि खुद का कुछ करूँ, तो मैंने एक टायर का बिजनेस खोल दिया, टायर का बिजनेस शुरू किया। वहाँ भी अच्छा चला। 6 महीने में मेरा टर्नओवर लगभग 35 लाख का हुआ था। और क्या हुआ कि मेरे बाजू का दुकान खाली था, वो दुकान वाले जो एक दिन आए मेरे पास बैठे,
तो मेहमान करके हमने उनको चाय भी पिलाया। चाय पीते पीते उन्होंने मुझे पूछा कि कैसा चल रहा है आपका बिजनेस। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा चला, 35 लाख का टर्नओवर हो गया। वो चाय पी के चले गए। ओके, 2-3 महीने के बाद बाजू में टायर का दुकान आ गया। ओके, ट्रेडिशनल बिजनेस में यही होता है ना, आप सच नहीं बोल सकते हो। एंड वो हो गया। आज की तारीख में हमारी दुकान के पास 100 मीटर में 7 दुकानें टायर की। ओके, और फिर मैंने देखा यार ये कंपटीशन है तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। फिर हमारे कुछ दोस्त मिले, उनके साथ हमने एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू किया था। हमारे पास बर्जर पेंट की डीलरशिप थी, कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स हम लोग सप्लाई करते थे, वो भी अच्छा चल रहा था। लेकिन वापस वही था, मन बोल रहा था कि और कुछ होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और मैं बारामती में रहता था, हमारी शादी हो चुकी थी, हमारे 2 बच्चे थे, लेकिन कुछ तो बड़ा करना है तो मुझे पूना जाना चाहिए। तो मैं पूना गया, पूना शिफ्ट हुए हम लोग। पूना भी ऐसे जिद पे गए थे कि खुद का कुछ करने का है। तो पूना में मैं रहता था, वो एक छोटे से फ्लैट में रहता था, मे बी 400 स्क्वायर फीट, 10 बाय 10 का हॉल, 10 बाय 10 का बेडरूम, 8 बाय 10 का किचन एंड बालकनी बिल्कनी कुछ नहीं था। और सपना एक था कि खुद की इस पे कुछ तो करके दिखाने का है, और एक था कि पिताजी से पैसा नहीं मांगना है, जो करेंगे खुद करेंगे। वो हिसाब से हम लोग पूना शिफ्ट हो गए और पूना में काम शुरू किया और कंस्ट्रक्शन में आ गए। कंस्ट्रक्शन का मशीनरी खरीदा और कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला वो उसमें मेरा दिल नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ जो कुछ चीज़ें होती थी वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एंड उसी टाइम में काम करते टाइम मुझे किसी ने एमवे बिजनेस बोला था, एक साइड इंजीनियर ने बोला था 98 में। तो मैं उसको बोला था बेवकूफ़, ऐसा नहीं होता है के। तो उस टाइम मैंने नहीं शुरू किया था। लेकिन 99 में क्या हुआ था कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था कंस्ट्रक्शन का, उस टाइम हमने एक घर बुक किया था पूना में, और घर के लिए हम लोग पैसे दे रहे थे। 95 का हमारा बुकिंग था, 96। और उस टाइम उस घर की कीमत थी 25 लाख रुपए, 25 लाख। और हमने 15 लाख रुपए दिए थे ऐसे करके, हाउसिंग लोन वगैरह सब करके 15 लाख रुपए दिए, 10 लाख बाकी थे। और मेरा काम तो चल रहा था। एंड एक दिन वो बिल्डर का फोन आया कि आपका घर तैयार है, चाबी ले लो। चाबी ले लो मतलब क्या है कि 10 लाख लेके आओ और चाबी लेके जाओ। तो हम लोग 1 हफ्ता 15 दिन बहुत परेशान थे। पैसा देने का कहाँ से, 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। सोच रहा था कि क्या करे क्या करे क्या करे। आखिर में बहुत हमने जिद करके बिल्डर के पास गए, उनको बोले देखो कि हमारे पास पैसा नहीं वो घर लेने के लिए, हम एक काम करते, जितना 15 लाख रुपए दिया उसमें हमको दूसरा घर दे दो छोटा, चलेगा, लेकिन हम वो 10 लाख रुपए नहीं दे सकते। उसने मेरी तरफ नीचे ऊपर देखा और मेरे को बोला दादा आपको पैसा किसने मांगा है, चाबी लेके जाओ, रहना शुरू करो। मैं तो बहुत खुश था, हाँ घर मिल गया, चाबी हो गया, सब कुछ हो गया। पूना में जाने के बाद घर हो गया, बहुत खुश हो गया। एंड पूजा विजा की, सब लोग आए, पिताजी भी आए थे, सब लोग आए, अच्छा सब हुआ। लेकिन 2 दिन के बाद मुझे नींद नहीं आती थी वो घर में। क्यों? वो 10 लाख रुपए दिखते थे। मैं सोचता था ये बिल्डर ने अगर 10 लाख रुपए मांगे और अगर मैं 10 लाख वापस नहीं दे सका तो ये मेरा सामान बाहर फेंक देगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जिद ये था कि किसी को पैसा नहीं मांगना है, क्या करे क्या करे। इसलिए मैं हमेशा थोड़ा चिंता में रहता था कि क्या करे, पैसे कहाँ से लाए, कुछ तो चाहिए। और वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मुझे ज़्यादा दिल नहीं लगता था, क्योंकि मेरी इच्छा जैसा काम नहीं था वो। तो एक दिन बारामती में मैं बैठा था, ऐसे दुकान में बैठा था, टायर की दुकान में, और मेरे एक कजिन आए और कजिन बोले दादा मेरे दोस्त है, पुणे से आए हैं, MBA फाइनेंस है, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है और इनकी यहाँ पे ट्रांसफर हुई। मैं बहुत खुश हो गया, आई सेड थैंक गॉड। ओके, एक बैंक मैनेजर दिया मतलब कर्जा देगा, MBA फाइनेंस है मतलब कोई अच्छा बिजनेस भी देगा। तो मैंने बोला साहब कुछ अच्छा बिजनेस हो तो मुझे बताओ। बोले है ना, हम लोग कल बात करेंगे। मैं तो ज़्यादा खुश था, क्यों कि मैनेजर जब आपके दुकान पे आके चाय पीता है तो आपके लिए अच्छा होता है ना, मैनेजर के ऑफिस के बाहर बैठना उतना अच्छा नहीं होता है। तो मैं तो खुश था। दूसरे दिन हम लोग मिले सुबह, बोले दुकान में नहीं बैठेंगे, वहाँ हमारे बारामती में एक बंगला है वहाँ बैठेंगे और वहाँ मैं आपको बिजनेस बताता। मैंने बोला चलेगा ठीक है चलो। हम लोग वहाँ गए, वो बंगला एक किराए पे दिया था। वहाँ पूना में एक बहुत बड़ी कंपनी है स्टील इंडस्ट्री, तो वहाँ के जो इंजीनियर्स है वो कंपनी को किराए पे भी दिया था बंगला, तो इंजीनियर्स वहाँ रहते थे। और हम लोग बैठे, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद और जैसे प्लान खत्म हो गया उन्होंने बोला एमवे है, और वो जो इंजीनियर्स थे वो खड़े थे बाजू में, वो बोले एमवे ना, ये चालत नहीं, ये नहीं चलता है। उनका मुंह एकदम छोटा हो गया, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो भूल गया था किसी ने पहले बोला था। मैंने वो देखा कि ये बिजनेस है, ये आगे जाके यही फ्यूचर होने वाला है। कंपनीज कंपटीशन जब बढ़ेगा तब प्रोडक्ट महंगा ना हो इसलिए क्या करेगी, बीच वाले लोगों को कम करेगी और डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट देगी। ये मुझे उस टाइम क्लिक हुआ कि ये आगे आने वाला फ्यूचर है। आज आप जो देख रहे हैं वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट्स व्हाट आई सॉ। और मेरे स्पॉन्सर को डर था कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, बड़े बाप का बेटा है, क्या करेगा पता नहीं। तो उन्होंने बोला एक काम करो ना, आप पुनः आएंगे तो एक मीटिंग में आओ, मीटिंग देख लो और फिर फैसला करो। मैंने बोला ठीक है फाइन। मैंने उनको बोला देखो मेरा वो JCB का काम चल रहा है, मैं वहां जाऊंगा, 15 दिन के बाद मैं मीटिंग में आऊंगा। और बोले ठीक है जब भी आपको लगेगा। उन्होंने तो ये होप ही छोड़ दिया था ना।
एक तो बड़े बाप का बेटा, दूसरा एक इंजीनियर ने बोल दिया था ये चलता नहीं, तो उन्होंने मुझे गिना ही नहीं था वैसे, लेकिन उनको क्या पता मेरे को 10 लाख का प्रॉब्लम है। ओके देखो बहुत बार ऐसा होता है ना, आज आप यहां बैठे हैं ना, गलती से नहीं बैठे, कुछ तो गॉड्स प्लान है इसलिए आप यहां बैठे हैं। ओके ऐसा होता नहीं। मैं आपको बताऊंगा स्टोरी। मेरे जो अपलाइन में जो थे तरन सोहल, वो 97 एंड में इंडिया में आए थे, 97 एंड में आए थे, क्योंकि उनको पता था मई 98 में बिजनेस लॉन्च होने वाला है। वो बॉम्बे में रहते थे हस्बैंड वाइफ, और वो लोगों को प्लान दिखाते थे, दिखाते थे, कुछ नहीं हो रहा था। एंड 98 देखो पूरा 98 गया, 99 के जून तक की बात मैं बोल रहा हूं आपको। उन्होंने कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया था, उनके एडप्ट में लोग आए थे, उनके नीचे डॉक्टर प्रशांत बागड़े आए थे, उनके नीचे अभिजीत आए थे। अभिजीत भी डॉक्टर प्रशांत बागड़े के कोल्ड कॉन्टैक्ट थे। अभिजीत ने 80 प्लान दिखाने के बाद एक आदमी ज्वाइन हुआ था, जो मेरे स्पॉन्सर है, लक्ष्मण एंड प्रांजलि नल्लोड़े। ओके तो मजे की बात देखो कि लक्ष्मण का ट्रांसफर बारामती हुआ था। उन्होंने पूना में थोड़ा सा बिजनेस शुरू किया था, 5-6 लोग उनके ग्रुप में थे, और उनका ट्रांसफर पूना में हुआ था। और वो जब पूना से बारामती में हुआ था कि मेरा इतना अच्छा बिजनेस सेट होने वाला था पूना में, मेरे को बारामती में क्यों ट्रांसफर किया। और वो हैरान थे, मैं प्रे कर रहा था कि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। और मेरे जो अपलाइन है तरन सोहल, जिस दिन मैं मीटिंग में बैठा था, मेरे ख्याल से 10 तारीख, दैट वाज 10 जून 99, उस दिन वो उनकी वाइफ को एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था इंडिया में, और उनको ये फीलिंग हो गया था कि अभी बहुत मुश्किल है, कैसा करे। तो उन्होंने ऐसा तय किया था कि वाइफ वापस यूके जाएगी, वहां मेहनत करेगी, वहां से पैसा भेजेंगे, और ये इंडिया में बिजनेस बिल्ड करेंगे। एंड वो एयरपोर्ट पे प्रे कर रहे थे, भगवान कुछ तो करो, कुछ तो करो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एंड दैट डे आई वाज सिटिंग इन दैट ओपन मीटिंग में। उस दिन उस ओपन मीटिंग में बैठा था। मतलब क्या है देखो, वो प्रे कर रहे थे कोई तो चाहिए, मैं प्रे कर रहा था मुझे कुछ तो चाहिए, एंड भगवान ने हो गया कर दिया। एंड हम लोग बिजनेस में, द बिजनेस वेंट फास्ट। मीटिंग जब देखा तो बहुत बार ऐसा होता है ना, आप मीटिंग के बाहर आते तो आप आपके प्रॉस्पेक्ट को ढूंढते हो। मेरी हालत तो उल्टी थी, मैं स्पॉन्सर को ढूंढ रहा था, ये किधर गया मुझे जिसने बुलाया। वो मीटिंग का एड्रेस भी मैं ढूंढ के गया था, उन्होंने लिख के दिया था कागज पे, यहाँ है मीटिंग होता है। मैं 15 दिन के बाद मीटिंग में गया था, वहां पे कोई टिकट बेच रहा था, तो मैं टिकट खरीद के अंदर जाके बैठे था। ओके बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग टिकट का प्राइस देख के वापस चले जाते हैं, यस और नो। तो मैं अंदर जाके बैठा, मीटिंग देखा। मीटिंग के बाद मैंने देखा, मैंने बोला लक्ष्मण मैं यहाँ हूँ। वो भी देखने लगा, तुम्हें आला आप आए? बोला हाँ आया हूँ। ये पैसा है, क्या करने का है बोलो? प्रोडक्ट कहाँ मिलता है पता नहीं, एमवे का नाम क्या है पता नहीं, कितने महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स है कुछ पता नहीं, सिर्फ शुरू करने का है। एंड वी ज्वाइन द बिजनेस। उन्होंने बोला ठीक है मैं कल आऊंगा वाउचर लेके। वो दूसरे दिन आया वाउचर पे साइन करने को। अंजलि वाज नॉट रेडी टू साइन, वो साइन करने को तैयार नहीं थी। बोले इतना बिजनेस, वो पेंट का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का है, केमिकल का है, इतने में फुर्सत नहीं मिलता, और एक काय को करने का। मैं बोले चुपचाप साइन करो, बाद में देखते क्या है। और साइन किया और हम बिजनेस में आ गए। और मुझे अभी भी याद है कि मैं 2 दिन, दूसरे या तीसरे दिन स्पॉन्सर को लेके गया प्लान दिखाने के लिए। हमने सुबह से शाम तक 9 लोगों को प्लान दिखाया था, और सब ने बोला था दादा तुम्ही करू नका नहीं आम्हाला सांगू नका, कि ये चलने वाला नहीं है। और उसी दिन क्या हुआ था, हमारे घर में किट आया था, और वो इन्होंने क्या किया था कि किट खोल के बॉटल खोली थी और बॉटल की प्राइस देखी थी, इसलिए ये अलग नाराज थी और मैं उल्टा था। तो आप समझ सकते घर में कैसा हुआ होगा। तो मैं घर आया तो उन्होंने देखा मेरा चेहरा जरा थोड़ा सा ऐसा है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने प्राइस देखी थी प्रोडक्ट्स की। दूसरे दिन सुबह उठते ही बोला ये चलेगा नहीं। मैं बोला क्यों नहीं चलेगा? अरे नहीं चलेगा, इतना महंगा प्रोडक्ट कौन लेगा? मैं बोला बॉस 90 डेज है, 90 दिन है, ट्राई करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एंड तो चुपचाप बैठा है और मैंने शुरू कर दिया। मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत घूमता था, बारामती में जाता था प्लान दिखाने के लिए। पुणे से बारामती जाता था, मेरे पास वो मारुति 800 था, और वो लेके गया तो 1000 रुपये पहला खर्चा आया, और चेक आया 238 रुपये का। ओके घर में जाके वो एसेट का बॉटल लेके गए, 1 लीटर का एसेट आता था उस टाइम किट में। ओके और पिताजी ने बॉटल देखा, बॉटल देख के बोले हाँ काहीतरीच करतोय, असं थोडीच होत असतं, ये ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया उनको। और क्यों नहीं ध्यान दिया, मैं आपको बोलता हूँ। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था ना, तब मैंने एक बिल गेट्स का इंटरव्यू पढ़ा था, और बिल गेट्स को पूछा गया था कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट शुरू नहीं करते तो आप क्या करते? तो बिल गेट्स का आंसर था आई वुड हैव बीन एन एमवे डिस्ट्रीब्यूटर। ये बिल गेट्स का आंसर है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी एमवे के बारे में क्या बोलता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सड़क पे घूमने वाला क्या बोलता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये मजे की बात है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत बार ऐसा लगता है मेरा पड़ोसी ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरा साला ज्यादा इंटेलिजेंट है, बिल गेट्स उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट, इसलिए मैंने आपको बोला।
और मैंने पिताजी का भी नहीं सुना। क्यों? मेरे को पता था मेरे पिताजी से बिल गेट्स थोड़ा इंटेलिजेंट ज्यादा है। मानना पड़ेगा ना, हकीकत है। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो एमवे के बारे में क्या बोलते हैं, वो देखने के बाद ना, वो पढ़ने के बाद मैं किसी को नहीं सुनता था। हम लोग प्लान दिखाते गए, लोग आते गए एंड बिजनेस ग्रो होता गया। वो मेरे पास जो मारुति 800 था उसका इंस्टॉलमेंट भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। क्या करे तो किसने बोला कि इसको बेचेंगे और आधा पैसा आएगा वो लोन दे देंगे और आधे पैसे में दूसरी गाड़ी खरीदेंगे। मैंने बोला यार अच्छा आइडिया। तो हमने वो मारुति 800 बेचा, आधा पैसा लोन क्लियर कर दिया और आधे पैसे में एक पुरानी 118 एनी ले ली पेट्रोल, और उसमें गैस सिलेंडर बिठा के हम लोग चलते थे। वो अपना घर में जो सिलेंडर चलता है ना वो लगा के हम लोग चलते थे एंड वो ऐसे हम लोग बिजनेस बिल्ड किया। एंड एक ही जीत था 10 लाख, बाकी कुछ नहीं दिखता था। 10 लाख देने का। और हम लोग बिजनेस में आए थे जून जुलाई अगस्त में हमारे पिताजी इलेक्शन के लिए खड़े हुए, तो मुझे 2 महीना इलेक्शन के लिए जाना पड़े। अगस्त एंड सितंबर 1.5 महीना मैंने बिजनेस में कुछ काम नहीं किया था। 1.5 महीना हमने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में हम लोग सिल्वर क्वालिफाई होते। 5 महीने भी इवेंट सिल्वर रखे ना। ये क्यों? ये इसलिए बता रहा हूं कि जादू हम में नहीं, जादू ब्रिज सिस्टम में। हम नहीं रहते थे फिर भी ये बिजनेस चलता है। सिस्टम का कमाल है। ये इसलिए बोल रहा हूं आपको कि बहुत लोगों को लगता है ना कि मला काय झालं तर पैसे येतील की नहीं, मुझे कुछ हो गया तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज द सिस्टम इज देयर टू सपोर्ट यू। आपके ग्रुप को एजुकेट करने के लिए सिस्टम है। और हम लोग क्वालिफाई हो गए सिल्वर एंड तब तक मैं अंजलि को मीटिंग में नहीं लेके आता था। मुझे हमेशा अपलाइन बोलती थी वहिनीला एकदा तरी घेऊन या, भाभी को एक बार लेके आओ। मैं बोलता था यार हमारे खानदान में लेडीज बिजनेस नहीं करती, हम ही जाते हैं, तो मैं कभी नहीं लेके आता था। दैट्स व्हाई शी वाज वेरी नेगेटिव। लेकिन जब सिल्वर हुए हम लोग बम्बई गए, बम्बई में एक फंक्शन में लेके गया था मैं, षणमुखानंद हॉल, और षणमुखानंद हॉल देखने के बाद उनका फैसला हो गया, ओह मैन इट इज गुड बिजनेस करना चाहिए। और तब से उन्होंने हमको सपोर्ट दिया एंड वी आर ग्रोन। हमको कभी पता नहीं था कि इसमें ट्रिप भी मिलता है एमवे का, किसी ने बताया नहीं था प्लान में कि ट्रिप मिलता है फ्री में। हमने इतना काम किया था कि फर्स्ट ईयर वी क्वालिफाइड फॉर द ट्रिप। हम लोग बैंकॉक गए थे पहली ट्रिप, फर्स्ट ALS वी वेंट टू बैंकॉक। और वो भी वापस वही है, सपने अगर आपके पास है तो जरूर सच होंगे, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए। मेरा पासपोर्ट 1992 का था, तब से मैं बोलता था कि दुनिया घूमने के बगैर मैं मरने वाला नहीं हूं। हम शादी के बाद हनीमून में कहीं नहीं गए थे। मैं उसको बोलता था अंजलि को कि हम लोग दुनिया घूमेंगे, मैं तुमको दुनिया घुमाऊंगा। एंड दैट इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। कि उस टाइम से आज तक एमवे ने जितने भी ट्रिप दिए हम लोग हर ट्रिप को क्वालिफाई हुए। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। ओके एंड आपके लिए तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो ALS क्वालिफाई हो चुके हैं, उन्होंने आपको बताया भी होगा ट्रिप कैसा होता है। एमवे ट्रीट्स यू फर्स्ट क्लास मैन, फर्स्ट क्लास। आप जब क्वालिफाई होते तो एमवे का आपको लेटर आता है कि आप पासपोर्ट सबमिट करें, आपके पासपोर्ट से एमवे के पास जाते हैं। एमवे आपको वीजा लगा के देती है, बैगेज के टैक्स देती है। आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपके बैगेज को टैक्स लगाया जाता है, और वो बैग एक बार आपने वहाँ चेक इन किया तो आपको डायरेक्ट होटल के रूम में मिलता है, आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ता बैग को। एमवे ट्रीट्स यू फर्स्ट क्लास। ओके एंड ट्रिप भी ऐसा होता है, यू स्टे इन 5 स्टार होटल्स, एवरीथिंग पेड फॉर। वहाँ खर्चने के लिए भी आपको पैसा दिया जाता है, और क्या चाहिए आपको। इस बिजनेस की वजह से हम लोग कहाँ कहाँ गए। वी आर इन बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, पेनांग में थे, फुकेत में थे, बिंतान आइलैंड्स इंडोनेशिया में थे, मेडिटेरियन क्रूज पे गए थे, इटली में थे, नेपल्स में थे, कांस में थे, कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, फिल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ थे हम लोग, बीजिंग में थे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये घूम के आए। तो ये सब इस बिजनेस की वजह से हुआ। एंड बिजनेस में बहुत सारे लोग ना बोले थे। आपको लोग ना बोलते हैं कि हमको अभी भी लोग ना बोलते हैं। ना मतलब कुछ नहीं, उनको आज सपना नहीं, उनको आज जरूरत नहीं, इसलिए वो ना बोलते, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारा ड्रीम फोकस था। और मैं आपको बताऊं कि 2-2.5 साल में, या आई थिंक 2.5 या 3 साल में वी वेंट एमरल्ड्स, सब कर्जा मुक्त, एवरीथिंग वाज ओवर। ओके एमरल्ड जाने के बाद नया गाड़ी खरीदा एंड एवरीथिंग। ओके हमारा बच्चा US में पढ़ता है, उसका एजुकेशन का फी हम लोग इस बिजनेस से भरते हैं। ओके एंड आई टेल यू मैं, ये सब इस बिजनेस से हुआ है। ओके एंड एवरी डे इज संडे फॉर अस। ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा, आपके जो भी सपने ये बिजनेस पूरा करेगा आपको। लेकिन सिर्फ एक काम है, आपके जो अपलाइन है उनके साथ आप रहेंगे और वो जो बोलते हैं वो करेंगे तो ये आपके लिए भी हो सकता है। ओके ये मेरा पार्ट था, अंजलि आएगी वो उनका पार्ट बताएंगे, और वापस मैं आके कुछ आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस को हमने क्यों चुना और आपको इसको सीरियसली क्यों देखने की जरूरत है। ओके सो हेल्प मी वेलकम डायमंड लेडी अंजलि। गुड इवनिंग नांदेड़ सिटी। और हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आपके सिटी में नए डायमंड हो गए हैं और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहला तो मैं शुक्रगुजार करूँगी भगवान का, जिनकी कृपा से आज हम यहाँ पे हैं। हम शुक्रगुजार करेंगे ब्रिट वर्ल्ड वाइड का, जिन्होंने मौका दिया हमें यहाँ पे बोलने का।
और उन्होंने तो उनका जो स्टोरी पार्ट है आपको सुनाया, लेकिन मैं आपको मेरी जो बैकग्राउंड है, मेरे जो स्टोरी है आपको बताऊंगी। उसके पीछे एक ही मकसद है कि हम आपको होप देना चाहते हैं कि हम जैसा सिंपल कपल अगर ये बिजनेस सक्सेसफुली कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो मेरा बचपन मराठवाड़े का ही है। मराठवाड़े में जो बीड जिला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक छोटा सा गांव है, वहाँ मेरा बचपन गया। और इतना छोटा गांव है कि वहाँ जो स्कूल है अभी तक 10वीं तक है, बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ है। और घर का जो माहौल था वो पर्दा पद्धति थी, लेडीज़ ने ये करना नहीं वो करना नहीं, तो हमारा सेल्फ इमेज था वो बहुत लो था। ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन पिताजी फार्मर थे, छोटे गांव के थे, तो घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी कि हम लोग उनको कुछ डिमांड करें। तो हमारे पिताजी ने हमें 10वीं तक पढ़ने दिया। बाद में वो चाहते थे कि हम आगे नहीं पढ़े, लेकिन हमारी जो एक कजिन सिस्टर है उन्होंने हमारे पिताजी को थोड़ा समझाए कि इनको थोड़ा सा आगे पढ़ाइए। और उनके समझाने के बाद उन्होंने हमें उनके यहाँ भेजा। तो हमारा अगली जो पढ़ाई है वो सांगली में बीकॉम तक की पढ़ाई हमने वहाँ की। और कई बार आपके जीवन में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रभाव होता है, और मेरे लाइफ में वो जो मेरी कजिन सिस्टर और उसके हस्बैंड थे उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि उनको संतान नहीं थी। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि कोई माता पिता भी आपके बच्चों को इतना प्यार नहीं देंगे। और वो जो उनके हस्बैंड थे वो बड़े पहलवान थे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया। उनको दादा कौंड के पुरस्कार से अवार्ड किया गया है, उनको हिंद केसरी का भी रिवॉर्ड मिला है। तो बहुत अच्छे इंसान थे और वो बहुत सारे लोगों की हेल्प करते थे। और उनको देखकर मुझे भी लगता था अगर लाइफ में चांस मिला किसी की हेल्प करने के तो हम ज़रूर करेंगे, और इस बिज़नेस से हमें वो चांस मिला। आज हमें बाकी की चीज़ों का कुछ नहीं है, ज़्यादा मनी वगैरह ज़्यादा जो कुछ मिल रहा है उसका कुछ नहीं, लेकिन थोड़े लोगों की ज़िंदगी को हम टच कर सकते हैं, इसका हमें बहुत सेटिस्फेक्शन है। तो हमने हमारा जो स्कूलिंग का एजुकेशन होने के बाद हमारी शादी हो गई। तो हमें बचपन से लगता था कि चाहे मायके में कुछ नहीं मिला, हमारे कुछ ड्रीम्स नहीं कंप्लीट हुए, कुछ लाइफ एंजॉय नहीं करने को मिली, लेकिन हमारी शादी होने के बाद हम बहुत सारे लाइफ एंजॉय करेंगे। बचपन से मुझे दुनिया देखने का बहुत शौक था, घूमने का बहुत शौक था। तो शादी तो हुई, अच्छे घराने में हुई, लेकिन वही घराना था जो कि पर्दा पद्धति। तो वही जाके हमें वही एक कमरे में बंद होना पड़ा, क्योंकि बाहर जाना नहीं, इधर उधर जाना नहीं, लोग क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति थी। और एक हमेशा काम में बिजी रहते थे। तो मुझे उन्होंने कभी शादी के बाद कहीं घुमाने के लिए लेके गए नहीं। तो हमारे 2-4 साल शादी के बाद पूरे झगड़े में गए। मैं कहती थी कि आपको अगर टाइम नहीं तो शादी क्यों की हमें कहीं घुमाने के लिए लेके जाते नहीं हो। तो वो बोले कि थोड़े दिन रुको, हम आपको दुनिया घुमाएंगे। और दोस्तों आज इस बिज़नेस के थ्रू हम लोग दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन तब पता नहीं था कि ज़िंदगी में ये दिन आने वाले हैं। और शादी के बाद 4-5 साल हम लोग वहाँ रहे। और इनके पिताजी चाहते थे कि हम गांव में रह के जो कुछ हम उनका जो बिज़नेस है वो संभाले, लेकिन ये फ्रस्ट्रेट थे, उनको और कुछ करना था, क्योंकि वहाँ रह के जो पिताजी बोलते थे उतना ही करना पड़ता था। हमारा पोल्ट्री फार्म था, 30,000 बर्ड्स थे, लेकिन वो चाहते थे 1 लाख हो जाए तो हर रोज़ 1 लाख अंडे मिलेंगे और 1 लाख रुपए इनकम होगा, लेकिन पिताजी वो नहीं चाहते थे और कुछ करना चाहते थे। इसलिए हम लोग पूना शिफ्ट हो गए। पिताजी नहीं चाहते थे कि हम लोग पूना में आज आके रहे, इसलिए वो उसके अगेंस्ट थे, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम लोग पूना शिफ्ट होंगे। वहाँ कर हम रेंटल हाउस में रहते थे, बहुत छोटा सा हाउस घर था वो। और वहाँ बारामती में हमारा एक बंगला था, गांव में एक बड़ा सा घर है, और गांव में ही 2 बंगले हैं हमारे, एक गांव में है और एक खेती में है। तो ऐसे घर में थे, वहाँ नौकर चाकर थे, लेकिन यहाँ पुणे में आए तो एकदम छोटा सा घर, कोई नौकर चाकर नहीं और घर से पैसा लेना नहीं है। तो बहुत सिचुएशन बहुत ख़राब थी और मुझे लगता था कि शायद हमने गलत डिसीजन लिया यहाँ आके, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। और वहाँ आकर उन्होंने केमिकल का बिजनेस चालू किया, कुछ लैंड ली, वो डेवलप करते थे और बहुत कुछ ना कुछ करने के पीछे लगते थे। वहाँ आकर भी मुझे मेरे और देखने के लिए और बच्चों के और देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं था और ऐसे दिन जा रहे थे। और उसमें उसी टाइम ये बिज़नेस हमारे लाइफ में आया। तो मैं उनको बोलती थी कि ये अब और कुछ मत करो, जो कर रहे हो वो सही ढंग से करो। लेकिन ये जैसे उन्होंने बोला कि उनको जो विजन था
वो बहुत बड़ा था। उनको लगता था ये बिजनेस है बहुत बड़ा, यही बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए उन्होंने वो ज्वाइन किया। मैं तो नहीं चाहते थे। हमारे जो अपलाइन है लक्ष्मण नल्लावड़े, वो उस टाइम सिंगल थे, वो अकेले आए। उन्होंने मुझे कुछ प्लान वगैरह नहीं दिखाया, पर लेकिन कुछ सवाल पूछे और बोले कि अगर मंथली आपको 50,000 मिलेगा तो कैसा रहेगा। मैंने बोला भाई साहब, हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उससे नहीं मिलते, यहाँ कहाँ से मिलेंगे। और मुझे लगता बहुत नया कंसेप्ट था, तो मुझे लगता था ये किसी को फंसाने का धंधा है। तो लेकिन कुछ कर नहीं सकती, तो उन्होंने साइन करने को बोला, मैंने कर दिया। लेकिन मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थी। घर में मीटिंग्स होती थी, सब कुछ होता था, मैं बहुत निगेटिव थी। और उसके बाद बिजनेस ज्वाइन करने के बाद शायद 3 महीने के बाद मेरे जो फादर इन लॉ है वो इलेक्शन के लिए खड़े हो गए और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भगवान को थैंक्स किया कि इस बिजनेस से बाहर पड़ने का मार्ग हमें अभी मिल गया, क्योंकि अगर पिताजी इलेक्शन के लिए खड़े, इन्हें तो गांव जाना है कुछ हेल्प करने के लिए, तो मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि ये 2-4 महीने उधर ही रह गए तो अच्छा होगा, लेकिन हुआ उल्टा। हमने 3 महीने काम किया, उसके बाद 3 महीने काम नहीं किया, लेकिन हम लोग 6 महीने में सिल्वर क्वालिफाई हो गए। तो ये कैसा हुआ, क्योंकि जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया तो इन्होंने बहुत सारे टिप्स और बुक्स ग्रुप में बांटे थे, और हम नहीं थे, लेकिन वो बुक्स और टिप्स काम कर रहे। तो ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। अगर आप सही सिस्टम के साथ सही ढंग से बिजनेस करेंगे तो आप हो या न हो, बिजनेस वर्क होगा। तो उन्होंने ये किया था। ऐसे बोलते हैं ना, टूल्स मूव्स पीपल एंड पीपल मूव्स प्रोडक्ट। लेकिन लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, प्रोडक्ट मूव्स करने के पीछे पड़ते हैं। तो उन्हें लगता है सेलिंग का बिजनेस है। ये सेलिंग का बिजनेस नहीं, पहले लोगों को बिल्ड करो, लोग बिजनेस बिल्ड करेंगे। तो हमने वही किया था, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था, पैसा नहीं था, फिर भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। और सब खुश थे, अपलाइन खुश थी, डाउनलाइन खुश थी, और लेकिन मैं ना खुश थी। मुझे ये बिजनेस नहीं करना था। और सिल्वर जाने के बाद ये इसके पीछे भी एक कारण है, मैंने प्लान नहीं देखा था। दूसरी बात ये थी कि हमारे जो अपलाइन है वो सिंगल थे, वो उसके वाइफ के साथ नहीं आए थे, तो मैं रिलेट नहीं हुई थी उनके साथ। तो इस कारण मैं बिजनेस के बारे में नेगेटिव थी। ऐसा नहीं था, मुझे पता होता है बिजनेस अच्छा है, हम कर सकते हैं, तो नहीं नेगेटिव होती। इसलिए मैं लेडीज़ को बोलूँगी, या जो भी कपल बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो उनको बोलूँगी कि जब भी आप किसी कपल को बिजनेस दिखाने के चाहेंगे तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ जाओ, क्योंकि घर के लेडीज़ ही घर के दूसरे लेडीज़ के साथ बात कर सकती है। इसलिए दोनों साथ जाना बहुत ज़रूरी है। अगर सिंगल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिल्वर जाने के बाद हमने एक फंक्शन देखा। उस टाइम पुणे में फंक्शन नहीं होते थे, हम लोग मुंबई में गए, वहाँ देखा, बहुत बड़ा हॉल था और सिल्वर थे, आगे बैठने को मिला। और उसी टाइम हमारे जो ग्रेट अपलाइन है प्रशांत बागड़े, वो हमारे पिछले रो में बैठे थे, और उन्होंने मेरे और एक चीट पास की और उस पर लिखा था, भाभी जी गौर से सुनिए, आपको भी ऐसी बात करनी है। मैं हैरान हो गई कि अपलाइन जानते हैं मैं नेगेटिव हूँ बिजनेस के बारे में, लेकिन वो मेरे बारे में वैसे सोचते थे। तो एक ही कहना है मुझे आपको कि आप जिस नज़र से लोगों की ओर देख रहे हैं, उस नज़र से मत देखो, वो क्या बन सकते हैं उस नज़र से देखो। हमारे अपलाइन ने बिलीव किया कि हम लोग एमरल्ड जा सकते हैं, डायमंड जा सकते हैं, हम लोग बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, इसलिए आज हम स्टेज पर है। तो आपको भी वही करना है। आप जो डाउनलाइन के बारे में सोचेंगे कि ये मेरी डाउनलाइन है, वो बहुत बड़ी लीडर है, तो वो लीडर बनेंगे। और जब मैंने वो देखा लेडीज स्पीकर बात करने को आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने बहुत सारे अच्छी बात वहाँ पे की, रिलेशनशिप के बारे में बात की, और मुझे लगा कि ऑनेस्ट एंड एथिकल बिजनेस है। और उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिज़नेस में मेरे हस्बैंड को 100% सपोर्ट करूँगी, जो भी काम करना पड़ेगा वो करूँगी। और उस दिन से हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो भी करना है वो सब कुछ किया बिज़नेस के लिए। और आज हम यहाँ पे है। मैं यहाँ के लेडीज़ को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ बैठी किसी लेडीज़ को लगता है कि मैं कभी घर के बाहर नहीं पड़ी, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस बिज़नेस के लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बस एक क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ करने की इच्छा शक्ति, खुद पर भरोसा। वो अगर आपके पास है तो आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जस्ट लव योर सेल्फ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। गुड, ओके। नाउ आजकल यहाँ एग्जाम का माहौल चल रहा है। वाह, गुड। और बच्चों को सिलेबस से पढ़ा है कि सिलेबस को छोड़ के कैसे करते हैं आप? सिलेबस, ओके, गुड गुड। कौन सा सिलेबस चल रहा है? नया सिलेबस है कि आपके ज़माने का सिलेबस है?
नया है, ओके ओके, मतलब सिलेबस भी चेंज होता है? ओके, क्यों चेंज होता है? हाँ, एडवांस होता है, जैसे जमाना बदलता है वैसा सिलेबस चेंज होता है, बराबर ना? बिल्कुल। आपको पता है कि आमिर लोगों ने भी सिलेबस चेंज किया है, ओके, और हम लोग पुराने सिलेबस पे चल रहे हैं। ओके, आपके पास ये बुक होगा शायद, देखा है कि नहीं पता नहीं। दिस इज द बुक, 21वीं सदी का व्यवसाय। इसको किसने देखा है, पढ़ा है इसको? बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और रवि प्रकाश और मंजूषा बहुत अच्छे पहले डायमंड्स हैं। और देखिए इस बिज़नेस में ऐसा होता है कि आप जितने ऊपर जाते हैं उतने आप लोगों को प्यार करना सीख जाते हैं, हम्बल होते हैं। और जैसे कि एक पेड़ जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं वही झुका हुआ होता है, जिस पेड़ पे कोई फ्रूट नहीं होता वो हमेशा सीधा खड़ा रहता है, वो भी वैसे ही इंसान है। और सबसे ऊपर अनिल और संध्या शेट्टी, बेस्ट पीपल। उनसे हमने बहुत सारी लोगों को समझना, लोगों को प्यार करना, क्योंकि इससे पहले इस बिज़नेस से पहले हमें किसी ने सिखाया नहीं था कि कैसे लोगों से बातें करती हैं, कैसे प्यार करना है लोगों को। क्योंकि देखिए लोग सिर्फ प्यार के भूखे हैं, आप उनको प्यार करेंगे वो बिज़नेस करेंगे, आप उनको सुनाएंगे कुछ बोलेंगे वो बिज़नेस नहीं करेंगे। सिर्फ लोगों को प्यार करो वो बिज़नेस करेंगे। और फिर मैं अपने पेरेंट्स की बहुत थैंकफुल हूँ। आज रियलाइज़ होता है कि बहुत लकी हूँ मैं, इतने अच्छे मुझे पेरेंट्स मिले, क्योंकि दुख सुख में सिर्फ पेरेंट्स ही काम आते हैं। और मेरी सिस्टर, अनिल के पेरेंट्स, बहुत सब लोगों, बच्चे मेरे बेस्ट हैं। और जैसे अनिल सोनीपत में, मैं दिल्ली में पैदा हुई थी और बहुत अच्छी लाइफ मैंने देखी थी। जब पापा ने मुझे ऐसी थी लाइफ की मुंह खोलने से पहले सब चीज़ें मिली। और मेरे पापा इलाहाबाद के थे, तो हमने ऐसी बचपन में लाइफ देखी थी कि कार्स शुरू से, एसी घर में, हर चीज़, मतलब हर जो चीज़ एक लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती वो सब चीज़ें थी। हम लोग कहीं बाहर जैसे में गए तो हमारी कार सिर्फ खड़ी होती थी, सब्ज़ी वाले आके खुद सब्ज़ी रख देते थे। भाई ये चीज़ें इतनी अच्छी तरह से याद है कि बेस्ट नाम होता था। मेरे पापा का लॉ बुक्स का बिजनेस है, लॉ बुक्स की इलाहाबाद लॉ एजेंसी करके नाम है। रिनाउंड लोग थे इलाहाबाद में, आप एंटर करें और उनका नाम फर्म का ले तो पहचान जाते थे लोग। फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए और मेरे को बचपन से उन्होंने बेस्ट लाइफ दी। ब्रांडेड कपड़े मैंने कभी मेरी सिस्टर मेरे सेकेंड हैंड कपड़े पहनती थी, मतलब जो चाहिए वो मिला है। और उस चीज़ के मतलब ये लाइफ मैंने देखी, तो इसमें मैं बहुत घमंडी हो गई थी, मुझे लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं थी। मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूँगी कि मैं कैसी थी कि सोचिए एक बच्चा है, वो ट्रेन में जा रहा है और ट्रेन में पहली दफ़ा सफ़र कर रहा है, और जैसे ही ट्रेन चलती है तो वो खुश होकर बोलता है कि पापा देखो पेड़ पीछे जा रहे हैं और आसमान हमारे साथ चल रहा है। और वहीं सामने मैं जैसी थी, मैं बताती हूँ, मैं बैठी हुई और मैं कहूँगी उस आदमी को कि आपका बच्चा कैसा है, इसको किसी डॉक्टर को दिखाइए, शायद इसको कोई प्रॉब्लम है, इसको ये नहीं पता कि कैसे क्या मतलब इन्वायरमेंट है, कैसे ट्रेन चलती है। तो उसने मुझे यही समझाया कि ये बच्चा अंधा था, इसकी अभी अभी आंखें इसको मिली हैं, ये पहली दफ़ा ट्रेन में बैठा है और इसने ये देखा है सब। मतलब क्या होता है, हम अपने नज़रिए से हम ईगो में रहते हैं, हम सामने वाले को समझते नहीं हैं। आप सामने वाले को पहले समझो तो सही कि वो है क्या। जब आप लोगों को समझोगे, प्यार करोगे, तो वो आपके हो जाएंगे। वैसी नेचर थी मेरी, बहुत लोगों को बुरा बोलना, समझना नहीं, क्योंकि पापा ने इतना प्यार दिया हुआ था, स्पॉइल्ड चाइल्ड थी मैं। और उसके बाद बेस्ट कॉलेज, स्कूल, सब कॉन्वेंट में अच्छी एजुकेशन ली। उसके बाद अनिल ने जैसे बताया, वो दिल्ली आए और हमारी शादी हुई। 2 साल हमारा कोर्टशिप पीरियड रहा। और शादी के बाद तुरंत, कोई कहते हैं ना 1 दिन 2 दिन, हम लोगों ने शादी के अगले दिन से ही लाइफ में पूरा उतार चढ़ाव देखा। पर थैंक गॉड हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हमने कभी भी किसी चीज़ को लेके हम रुके नहीं। जैसे हम हमेशा ढूंढते रहते थे कुछ अच्छा। और सबसे बड़ी देखो चीज़ है इस बिज़नेस में, ड्रीम जैसे बताया जाता है। अच्छा, आज रियलाइज़ होता है अच्छा हुआ, अगर ये बिज़नेस ना मिलता तो शायद हमारी वो अकड़ भी ना टूटती, हम लोगों को समझते ना, प्यार ना करते। और अच्छा वो टाइम ऊपर नीचे का हमने सब देखा, तो हम एक अच्छे इंसान बने हम उस दौर से। और ये जो चल रहा था, इसमें हम दोनों फाइट कर रहे थे कि भगवान प्लीज़ कुछ ऐसा कर दे कि हमारे पास फिक्स पैसा है। हम बोल रहे थे, कुछ पता नहीं था कि जो बोल रहे हैं वो होएगा भी सही, मगर तब कुछ हो नहीं रहा था, तो हम बड़े फ्रस्ट्रेटेड ऐसे होते थे। मगर फिर भी मैंने एज अ वाइफ अनिल का हमेशा साथ दिया। जैसे इन्होंने वो एक क्रॉस करके फॉर्म दिया, अब मैं भी बोल सकती थी मेरे पापा ने तो एमवे किया, मैंने नहीं बोला कभी।
मेरा पता नहीं क्यों एक एटीट्यूड था कि जो मेरा हस्बैंड कर रहा है, क्योंकि हम दोनों ने लाइफ का डिसीजन साथ लिया था, मैंने कभी नीचे नहीं गिराया। जैसे अनिल ने बोला इसने कभी अपनी मम्मी पापा को, क्योंकि पता है क्या होगा, हम अपने हस्बैंड की बुराई करेंगे, हम भूल जाएंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए हमें कभी किसी की उधर बुराई नहीं करनी, क्योंकि फिर लाइफ अच्छी होगी, हम सब भूल जाएंगे, मगर उनके दिमाग में हमेशा इनकी छाप रह जाएगी कि इसने मेरी बेटी के साथ ये किया। सर्कमस्टांसेस है, करता कोई नहीं है, तो कभी अपने हस्बैंड को वहाँ गिराओ मत, कुछ भी होता है उल्टा बोलो मत उनको, हमेशा अच्छा बोलो, तो आपके हस्बैंड की रिस्पेक्ट बनी रहेगी। अगर हस्बैंड की रिस्पेक्ट है तो ही आपकी वहाँ रिस्पेक्ट होगी। ऐसे हमारी लाइफ गुजरने लग गई और एमवे बिजनेस हमारी लाइफ में आया, और मैंने अनिल का पहले दिन से ही साथ दिया, और 5 महीने तक हमारे साथ कोई नहीं जुड़ा। अब कई लोग बोलते हैं एक दिन नहीं जुड़ा, अभी तो लोग एक तो दिन में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम पता नहीं, हम तो अपने आप को अजीब कहते हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि 5 महीने तक बिजनेस नहीं चला हम छोड़ देंगे। प्रोडक्ट की हमने प्राइस नहीं देखी, तब तक ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, हमने कभी ये नहीं सोचा कि प्राइस ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, महंगे हैं, हम क्यों यूज़ करें, ऊपर वाले को क्या जाएगा, ये क्या होगा, हमने कभी दिमाग नहीं लगाया। हमने सिर्फ, हमें अपने ऊपर इतना विश्वास था कि हमने जो चीज़ पकड़ी है ना हम वो पूरी करेंगे। लोग हमारे ड्रीम्स पे हंसे, बच्चों को तंग किया, हमारे साथ कितने हमारे रिश्तेदार आए उन्होंने छोड़ा, हमें कोई कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम दोनों इतने स्ट्रांग थे। हमने कहा कुछ भी हो जाए हमें ये करना है, क्योंकि क्या है, पहले हमने ज्वाइन तो अपने लिए किया, अब हमें पूरा करना है अपने रिश्तेदारों के लिए। मेरी सिस्टर आज तक कोई प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती, मैं कहती हूँ अच्छा है यूज़ नहीं करती, कम से कम बोल तो नहीं पाएगी कि राखी के प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया और ये डायमंड एमरल्ड बन गई। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब वो जिस दौर से हम निकल रहे थे, ये जो भी हमारा था, हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, इसमें कैसे था कि इंसान जो है वो मकान बदल देता है अपना, इंसान अपने कपड़े बदलता है, चेंज होता है फैशन, लोग कपड़े चेंज करते हैं, अपने संबंध बदलता है, अपने दोस्त चेंज करता है। देखे ना, हर टाइम हमारे फ्रेंड्स चेंज होते हैं, मगर फिर भी जो इंसान है चेंज कर रहा है वो खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऐसे होते हैं जो हम अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते, तभी हम परेशान रहते। इसीलिए लोग हमारे साथ नहीं जोड़ रहे थे। लोग हमारी पहली वाली नेचर को जानते थे कि हम दोनों ऐसे थे, तो हमें खुद को बदलना पड़ा, तब लोगों ने हमको समझा। लोग हमें देख रहे थे कि ये टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, हम टिके, और आज सब लोग सामने से आ रहे हैं। और हमने अपनी नेचर को चेंज करने की कोशिश की, तब लोग हमारे पास आए। और जो भी था, हमने मीटिंग में, हमें क्या हुआ कि हम लॉसेस के उससे, तब क्या था कि पहले ना मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी। अनिल मतलब बहुत पावरफुल है और प्लान बहुत अच्छा दिखाते हैं, फॉलोअप्स वगैरह, मतलब मैं जब जाती थी तो मैं अनिल को ही सिर्फ वॉच करती थी कि क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि लाइफ में कभी कुछ किया तो था नहीं ऐसा। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने इनसे वो चीज़ें सीख ली। जब हमारे लॉसेस हुए, अनिल कई टाइम मीटिंग में नहीं आ पाए, उस दौर में जब हम एमरल्ड शिप केस में अनिल कहीं ना कहीं फंसे रहे, पैसों की मारामारी होती रही, तब बिज़नेस अच्छा हुआ, मैंने अनिल से सीख लिया था। मैं कम से कम मैंने 200-250 लोग खुद साइन किए, मतलब बिज़नेस को आगे बढ़ाया। मगर सबसे अच्छी बात क्या होती थी, हम मीटिंग्स में जाते थे ना तो हमें एक एप्रिसिएशन मिलता था। अब हम कितने भी परेशान होते थे, जैसे अभी किसी ने बोला हमें बुखार होता है, कई बार स्टमक एक होता है, मीटिंग में आओगे सब ओवर हो जाएगा तुम्हारा। लड़ाई हस्बैंड वाइफ की होती है, मीटिंग में आते हैं हंसना पड़ता है, थोड़ी देर में वो लड़ाई वॉश आउट हो जाती है। मतलब मीटिंग्स ऐसी जगह आप आओगे, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, आपका बिजनेस चले जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपके बच्चे बैलेंस हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मीटिंग में आते क्या सुनते हैं, हस्बैंड वाइफ की प्रेस करता है वो, और आप लोग क्या सुनोगे, वही सुनोगे, तो हमारी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी। मगर हम लोग थैंक गॉड हमारी अप्लायंस ने हमें कुछ कभी ऐसा सुनाया नहीं, कहा नहीं। तो हम क्या होता था, मीटिंग में आते थे, वो कहते थे तुम कर सकते हो, और बाहर हम सुन रहे थे तुम नहीं कर सकते। तो हमें मीटिंग्स अच्छी लगने लग गई, मीटिंग्स में आते रहे, हम सीखते रहे, और आज हम यहाँ पहुँचे। और पहले दिन से ही हमने पूरे प्रोडक्ट्स यूज़ किए। मैंने कभी अनिल को ये नहीं कहा कि हम ये यूज़ नहीं करेंगे, मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाई है। और जब हम इतने बैड पीरियड से जा रहे थे, तब SOP, पहले इतना सिर पे कर्जा, अब SOP, ये बहुत प्रिंसिपल्स वाले मतलब हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा है ये बंदा, मगर जो प्रिंसिपल्स वाला होता है वो कई लोगों को पसंद नहीं आता। अब जैसे अनिल ने क्या किया, बाहर से SOP का पैसा ले लिया कर्जे पे,
मैंने बोला पहले हम इतने मुश्किल में हैं, मैंने तब बोला इनको, और आपने ये फिर पैसे उठा लिए तो हमारी लाइफ और ऐसी हो जाएगी। इन्होंने बोला अगर देख एसओपी के पैसे उठाए हैं, तू सुनेगी और इसी में ही हमें तरीका मिलेगा बाहर निकलने का इन चीज़ों में से। और थैंक गॉड हमारी एसओपी कभी बंद नहीं हुई, कभी हमने अपने प्रोडक्ट्स बंद किया। हाँ ठीक है, जहाँ हम इतनी सारी न्यूट्रलाइट खा रहे थे हमने थोड़ी कम कर दी, पर थोड़े टाइम के लिए, मगर हमने कई साल इतनी खाई थी कि हमें असर रहने ही वाला था। मतलब हम करते रहे, हमने कभी कोई बहाना नहीं लगाया। बच्चे हुए, पढ़ाई का हुआ, लोग, मेरे 40 डेज का बेटा था तब मैं उसको छोड़ के वापस मीटिंग में आई। मैं किसी के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ अपने लिए गई, मैं इनके लिए भी नहीं गई, क्योंकि खुद अगर हम एग्जाम्पल सेट करेंगे तो फिर मेरे ग्रुप में जो भी लेडीज़ कभी प्रेग्नेंट होती कभी बहाना नहीं लगाती। तो ये चीज़ें हमें खुद करनी पड़ेगी और लेडी को स्ट्रांग होना पड़ेगा और अपने हस्बैंड का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर उतार चढ़ाव जो लाइफ में आ रहा है, हमारी लाइफ अच्छी भी तो होगी ना उसके कारण, इसलिए हमेशा उसका साथ दो। लड़ाइयाँ झगड़े सब किसी के घर में होते हैं, मगर सब खत्म हो जाएंगे एक दिन। सच कहते हैं डायमंड्स, जब डायमंड बन जाएंगे तो कोई लड़ाई नहीं होगी। आज 50% खत्म हो गई तो तब और खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी इस बिजनेस से, सिस्टम बहुत अच्छा। इसमें क्या है, जैसे कि हम क्या होता है लोगों को समझते नहीं हैं। एमवे बिजनेस सिर्फ एक शब्द में कहूँ तो हमें खुद को बदलना है, अपने आप को। हमें किसी को ठीक नहीं ना करना, ना हमारे अपलाइन को, ना हमारी क्रॉस लाइन को, जो हमारी हेल्प लाइन्स हैं, किसी को, हमारे ग्रुप के लोगों को ठीक नहीं करना। हमको खुद पे अपने ऊपर काम करना है। आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करेंगे आप आगे बढ़ेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे, सुनेंगे। और हम अक्सर हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम जो हैं किसी को समझते बहुत कम हैं और समझाते हम लोगों को ज़्यादा है। हम लोगों की नहीं सुनते, हम अपनी सुनाते हैं। हमें लोगों की सुननी चाहिए। इसीलिए क्या होता है, हम सुलझते कम हैं और हम उलझते ज़्यादा हैं। अब देखेंगे हमारी लाइफ उलझती जाएगी, हम प्रॉब्लम्स में घिरते जाएंगे। तो ये छोटी छोटी हम चीज़ें जो हैं, और बच्चों के एक्सक्यूज़ कभी मत देना आप। बच्चों के लिए ही तो करना है, और अगर आप सिंसियर होंगे तो बच्चे भी आपकी हेल्प करेंगे। और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आपको बताया हमने इतने देखे, मगर हमने कभी एमवे बिजनेस को दाव पे नहीं लगाया। बल्कि मैं अनिल को कहती थी कि अगर हमने एमवे छोड़ दिया तो भी हमारी लाइफ हेल होने वाली है, इससे अच्छा हम क्यों ना ये कर ले तो हमारी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। थैंक गॉड हमने उस टाइम में ये बिजनेस छोड़ा नहीं, हम करते रहे। हमने कभी नहीं देखा कि हमारे ग्रुप में कौन आ रहा है, कितने पीवी हो रहे हैं। हमने अपना काम किया है और कारवा बनता चला गया। और लेडी को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेडी के पास देखो कितनी पावर होती है, एक टाइम में वो बहुत सारे काम कर सकती है, बच्चों को पढ़ा सकती है, फ़ोन में बात कर सकती है। वो सारी पावर्स आपकी यहाँ निकलेंगी। आपका हस्बैंड आपको अप्रिशिएट करेगा। लेडी सिर्फ जो होती है ना अप्रिसिएशन की भूखी होती है। कभी सुंदर लग रही होगी, उसके हस्बैंड कहते तो उसका सब कुछ वसूल हो जाता है। तो आपको सिर्फ अप्रिसिएशन सब कुछ यही मिलेगा। हस्बैंड को अपना अपलाइन मानिए। मैं ये नहीं कहती, मैंने पहले दिन से मैंने भी बहुत फाइट किया अनिल से, बहुत वो क्या, मगर उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जैसे इन्होंने बताया कितनी दफ़ा हमारे पैसों का नुकसान हुआ, इनके फ्रेंड्स पैसे लेके चले गए, हमारी कार चोरी हुई, उसके बाद बाढ़ में चली गई हमारी। शायद एक डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पता भी है कि उन्होंने हमारी हेल्प करने की भी कोशिश की थी, मगर जो होना होता है अच्छे के लिए ही होता है हमेशा। और देखिए मेरा जब बेटा हुआ, हमारी ऐसी सिचुएशन थी, हमें उसको हॉस्पिटल से घर लाने के पैसे नहीं थे, तब भी हमने बिजनेस किया। उस टाइम पे भी हमने हॉस्पिटल में प्लान्स दिखाए। ये मत सोचो कि कोई साइन अप हो रहा है नहीं हो रहा, काम कर रहे हो ना, आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर फ्रूट्स मिलेंगे। करते रहिए बस आप। और मैं आपको यही कहूँगी कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, रिलेशंस की हमें केयर करनी है। छोटा से छोटा रिलेशन भी हो आप उसकी केयर करो। ये हमने नहीं किया, मैंने तो बिल्कुल नहीं किया कि आपसे अगर कोई रूठे तो आप उसे फ़ौरन मना लो, क्योंकि होगा यही, ज़िद की जंग में अक्सर दूरियां जीत जाएंगी, और वो आप कभी मत करना। हमने ये गलतियां बहुत की हैं। और रिलेशनशिप्स की कदर करो, हस्बैंड की, वाइफ की, बच्चों की, क्योंकि देखिए उनका भी बहुत बड़ा साथ है। फादर लॉ, मदर लॉ, अब इतनी जनरेशन का वो हमको नहीं समझेंगे तो हमें थोड़ा उनको समझना पड़ेगा। लाइफ बहुत अच्छी है, इतना रिकग्निशन है, हमने तो सोचा भी नहीं था। हम लोग इससे पहले सेमिनार लेने गए, लोगों ने ऑटोग्राफ्स ली। पहले तो मुझे ऑटोग्राफ देनी नहीं आई, मुझे लगा मैंने ऐसा क्या काम किया। अनिल के लोग पैर छू रहे थे। आप देखिए ऐसी कौन सी लाइफ में ऐसा होता है। अभी मैं किसी को बोलता हूँ तो बोलता है नहीं ये ऐसा नहीं होता है। मैं बोले देखो इंटेलिजेंट है वो। आप रोज कितना घंटा काम करते हैं? 10 घंटे काम करेंगे, 40 साल काम करेंगे, साल के 300 दिन काम करेंगे, फिर भी 1,20,000 होता है। ये आपकी पूरी जिंदगी का 1,20,000। नौकरी करने वाली बीवी पकड़ के लाओ, इंटू 2 2.5 लाख हो गया। उससे ज्यादा नहीं हो सकता पूरे आपकी जिंदगी का। और ये आदमी जिसके दिन में 3 लाख घंटे, आपके दिन में, आपकी पूरी जिंदगी में 2.5 लाख घंटे, आमिर कौन बनेगा? रेक रॉकी बनेगा ना। कॉमन सेंस, ये समझने के लिए कितना एजुकेशन चाहिए।
ज्यादा नहीं चाहिए ना, इसलिए धीरूभाई अंबानी अमीर है और ज्यादा एजुकेटेड लोग उनके पास काम करते हैं। ओके, तो ये चीज है, अगर 30,000 आउटलेट उनको सिर्फ 100 रुपए देता है तो इनका इनकम हो गया दिन का 30 लाख रुपए ना। क्या ये आदमी के पास पैसा होगा? यस। टाइम है जिंदगी एंजॉय करने के लिए? है। सिक्योरिटी इसकी फैमिली को है? क्या रोज काम करने की जरूरत है? नहीं। अभी मैंने आपके सामने 3 प्रकार लगे पैसे कमाने के, सबसे अच्छा कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कौन सा अच्छा है? थर्ड। ये नया सिलेबस है, इसको आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द न्यू सिलेबस। NIT, एप्टेक, चाटे कोचिंग क्लासेस, बाटा, दीज आर ऑल फ्रेंचाइजेस। वो लोग खुद का टाइम मल्टीप्लाई करते हो, हर जगह नहीं बैठते, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट में हम लोग क्या करते, इसमें और एक ड्रॉबैक है, सिर्फ एक आदमी का टाइम मल्टीप्लाई होता है, इनका मल्टीप्लाई नहीं होता। हमारे बिजनेस में क्या है कि हर आदमी आगे जाके फ्रेंचाइज दे सकता है। मान के चलो कि आपको जिसने भी बुलाया उसकी 4 फ्रेंचाइजी है और आपकी 10 है, ज्यादा पैसा कौन बनाएगा? 10 वाला बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा पैसे बना सकते हैं आपको जिसने बुलाया उससे भी ना। जॉब में कभी ऐसा होगा कि आपका बॉस आपको हेल्प करेगा कि मेरे से तुम ज्यादा पैसे बनाओ? होगा कभी? नहीं होगा। यहां पे जो आपका स्पॉन्सर है वो चाहेगा कि आप 100 रुपए बनाते हो, उसको 4 रुपए मिलने वाला है। अगर उसको 8 रुपए चाहिए तो वो क्या करेगा? आपको 200 रुपए बनाने को सिखाया गया है। यस और नो? ये बिजनेस में फिर गलत क्या है? गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है। हम लोग उल्टा ओल्ड सिलेबस पे सोचते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है, समझते नहीं जल्दी। दिस इज द बेस्ट बिजनेस, ऑनेस्ट एंड एथिकल बिजनेस। इसकी वजह से फ्रेंचाइजी कंसेप्ट दुनिया भर में चल रहा है और ये बिजनेस में हम लोग हैं। अभी बहुत सारे लोग मुझे मिलते बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आई एम क्वालिफाइड MBA, साबुन क्यों बेचूं? आपके यहाँ नहीं बोलते होंगे, पुणे में आओ, बंबई में आओ, देखेंगे। ओहो, एक आदमी को तो मैंने दिखाया प्लान, बोला नो मेरी डिग्निटी कम हो जाएगी। ओ, डिग्निटी कम हो जाएगी। मैंने उसको बोला कि आप मुझे बोल सकते हैं हिंदुस्तान के 10 अमीर बिजनेसमैन के नाम बता सकते हैं आप मुझे? 10 टॉप बिजनेसमैन इंडिया के बता सकते हैं नाम? हम जल्दी जल्दी लिखेंगे, बोलिए। अंबानी है, वो लिखा है, टाटा, अंबानी, बिरला, मित्तल, और गोदरेज है, आजिम प्रेमजी है, बियानी है, नारायण मूर्ति है, महिंद्राज है, ITC है, बराबर ना। ये 10 लोग हैं, सबके अलग अलग बिजनेस है। ओके, लेकिन सब में एक कॉमन बिजनेस है। आपको पता क्या है? सब लोग साबुन बेचते, सब लोग साबुन बेचते। गोदरेज साबुन बेचते, आजिम प्रेमजी साबुन बेचते, महिंद्राज ITC के साथ आ रहे, सॉरी महिंद्राज आर कमिंग इनटू रिटेल। ओके, बियानीज साबुन बेचते, बिग बाजार, पेंटालून्स, गुड। अंबानी साबुन बेचते, रिलायंस फ्रेश, टाटा साबुन बेचते, वेस्ट साइड, स्टार बाजार। ओके, मित्तल्स वॉलमार्ट के साथ आ रहे, ओके, एंड और कौन रह गया? ITC इज देयर। ये सब अमीर लोग अगर साबुन बेचते हैं तो हमने बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? हाँ, कॉमन सेंस ना, कॉमन सेंस। देखो, अमीर लोग जो करते हैं वही करो ना, कड़के लोग जो करते हैं वो करते रहेंगे तो कड़के ही रहेंगे। ये नांदेड़ से ये रोड आगे कहां जाता है? मेन हाईवे कहां जाता है? वेयर डज इट गो? हैदराबाद। अगर हैदराबाद जाना है तो उधर ही मुंह करना पड़ेगा ना, इधर मुंह करेगा तो किधर जाएगा? औरंगाबाद। कामयाब अगर होना है आपको तो कामयाब लोग जो करते वही करो ना। यही प्रॉब्लम है, कॉपी। देखो, जिंदगी में आप किसी ना किसी को तो कॉपी करते, हम लोग करते कि नहीं कॉपी करते? गाड़ी खरीदे तो उसने जो खरीदा मेरे को चाहिए, उसने जैसी साड़ी खरीदी वैसी चाहिए, उसने वो बाइक खरीदी मेरे को चाहिए, उसने ऐसा घर बनाया वैसा चाहिए। कॉपी करते कि नहीं करते हम लोग? जिंदगी में हम किसी ना किसी को कॉपी करते, तो क्यों ना अमीर लोगों को कॉपी करें, कड़के लोगों को क्यों कॉपी करें? ओके, एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, ये अमीर लोग हैं ना एक दूसरे की कॉपी करते हैं। देखो, इन्होंने छोटी गाड़ी लाई, टाटा नैनो, ओके, बजाज भी लाने वाले हैं, सुजुकी इज आल्सो गोइंग टू ब्रिंग, मारुति सुजुकी भी लाने वाले सब लोग। ये सब अमीर लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं। और मजे की बात बताओ आपको, गरीब लोग भी एक दूसरे की कॉपी करते हैं। तुमने हमें बंद किया, हमने भी बंद किया। हाँ मैन, किसको कॉपी? देखो, आपको अगर एग्जाम में बिठाया जाए, अक्लमंद है, किसके पीछे बैठेंगे? कॉपी करने का परमिशन है, होशियार आदमी के पीछे बैठेगा ना। फिर जिंदगी में बेवकूफ के पीछे क्यों बैठते हो? ओके, दूसरी चीज, ये सब लोग साबुन क्यों बेच रहे हैं? नाउ दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट। दुनिया भर का जो रिटेल मार्केट है, वॉलमार्ट इज द बिगेस्ट रिटेल इन द वर्ल्ड। वॉलमार्ट का टर्नओवर लगभग $400 बिलियन है, $400 बिलियन।
ज्यादा समझता नहीं होगा तो मैं आपको आसान करके बता देता हूं। थोड़ा 1 बिलियन कितना होता है मैं आपको थोड़ा आसान बता देता हूं। मैं अगर आपको रोज $1000 देता हूं, $1000, तो 300 साल के बाद 1 बिलियन होगा। तो वॉलमार्ट का टर्नओवर लगभग $400 बिलियन है दुनिया भर में। अभी तक हिंदुस्तान में शुरू नहीं किया उन्होंने। और वॉलमार्ट का मैं कहना है कि पूरे इंडिया में इतना टर्नओवर होने वाला है रिटेल का। दैट्स वाई ये लोग मॉल्स खोल रहे हैं। आपको लगता है इनके पास हिंदुस्तान के बेवकूफ लोग काम करते हैं कि हिंदुस्तान के सब इंटेलिजेंट लोग इनके पास काम करते हैं? क्या लगता है आपको? इंटेलिजेंट काम करते हैं। सब इंटेलिजेंट लोग अगर बोलते कि मॉल खोलना चाहिए और साबुन का बिजनेस करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए मैन, इसमें क्या है? करते उल्टा, फिर तोते वाले के जहाज पे आके बैठते, मेरा नसीब देखो। वो इतना इंटेलिजेंट होता तो वो थोड़ी तोते लेके बैठता। ये समझना है आपको कि ये लोग क्या कर रहे, ये लोग जो करते वो करते। ये लोग टाइम मल्टीप्लाई करते, हम लोग टाइम मल्टीप्लाई करते। ये लोग साबुन बेचते, हम लोग साबुन बेचते। दिस इज द बिजनेस मैन। ये समझना चाहिए और कुछ विजन होना चाहिए थोड़ा सा। आपके पास विजन नहीं तो विजनरी के पीछे तो चलो कम से कम। प्रॉब्लम वही है, विजनरी के पीछे चलते नहीं, अंधे के पीछे चलते। एक अंधा दूसरे अंधे को किधर लेके जाएगा? वो भी खड्डे ये भी उसके ऊपर सर। अरे किसी के पास तो विजन है, उसको फॉलो करो। विजन आपके पास होना चाहिए। आई विल गिव एन एग्जांपल। पुराने बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे, HMT की घड़ी आती थी पहले। HMT की घड़ियां, जब HMT की घड़ियां मुझे अभी भी याद है, बहुत अच्छी चलती थी। ओके, लेकिन उस टाइम टाटा की टाइटन आ गई। फर्स्ट टाइम टाइटन केम, तब लगता था ये टाइटन क्या करेगा, HMT तो इतना वेल सेट है। लेकिन जब टाइटन आया तो टाइटन ने आस्ते आस्ते इतनी वैरायटी लाई कि टाइटन HMT को खा गया। यस और नो? अभी क्या हुआ देखिए, क्योंकि टाटास को पता था एक यूथ आ रहा है, एक जनरेशन आ रहा है, उनको और अच्छी और वैरायटी घड़ियां लगेंगी, तो उन्होंने वो टाइटन लेके आए। बाद में उन्होंने देखा कि इतने सब लोग जवान हो रहे, बड़े हो रहे, इनको सब बाइक्स चला रहे, इनको गॉगल्स की जरूरत है। वो फास्ट ट्रैक लेके आए। यस और नो? फास्ट ट्रैक लेके आए। अभी मजे की बात देखो, पूरी दुनिया का 54% यूथ, पूरी दुनिया का 54% यूथ हिंदुस्तान में है। पूरी दुनिया का 54% यूथ, मतलब 25 से लेके 35 साल की उम्र के लोग हिंदुस्तान में है। 10 साल के बाद इनको चश्मा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, यस और नो? लगेगा। इसलिए आज टाइटन आईवेयर एंड रिलायंस का विजन एक्सप्रेस आ रहा है। देखा है आपने? टाइटन आईवेयर देखा है? टाटास का है। विजन एक्सप्रेस देखा है आपने? नहीं देखा है? रिलायंस मॉल में विजन एक्सप्रेस इज देयर, दैट इज ओन्ड बाय अंबानीज। ये लोगों को 10 साल आगे क्या लगने वाला है वो समझ में आता है। अभी आपको पता होना चाहिए 10 साल आगे क्या लगने वाला है। आपको पता चला है अभी ओल्ड सिलेबस से कुछ नहीं होता है। 10 साल के बाद क्या होने वाला है। जिस हिसाब से व्हीकल्स बेच रहे हैं ना, गाड़ियां बाइक बेच रहे हैं, उस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसका कुछ असर होगा कि नहीं होगा? होगा। कितने लोगों के बच्चे स्कूल में जाते हैं, बाइक या स्कूटर पे या रिक्शा में जाते हैं? आपने जिंदगी में जितना धुआं नहीं खाया वो लोग 10 साल में धुआं खाएंगे, उतना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? 10 साल के बाद उनको कुछ लगेगा हेल्थ मेंटेन करने के लिए? क्या लगेगा? न्यूट्रलाइट। और वो हमारे पास है। ओके, टाटा और अंबानी के पास न्यूट्रलाइट नहीं, हमारे पास है। ओके, और मजे की बात मैं बोलूंगा आपको, अगर आप नहीं बेचेंगे तो टाटा एंड अंबानी बेचेंगे। व्हाट इज गुड? हम करें, अभी करें, अभी सुधर जाए, अभी सुधर जाए। ये इतना हसीन मौका आपके हाथ में बिजनेस का, ये चलने वाला है। आप करो या ना करो, बिजनेस तो चलने वाला है। आपको जिसने भी बोला इस बिजनेस में, ये बिजनेस शुरू करने के लिए, ये विजन आप समझ लो, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज बिजनेस। ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो कुछ ही नहीं हुआ है। इंडिया, एमवे इंडिया का जो टर्नओवर है ना 2100 करोड़, 2100 करोड़, ये एमवे इंडिया का टर्नओवर है। एमवे चाइना इतना प्रोटीन पाउडर खाता है, सिर्फ प्रोटीन पाउडर चाइना में 2100 करोड़ का जाता है, बाकी का तो सब छोड़ो। और हम लोग चाइना के बाद हमारा पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और हमको ये बिजनेस लगेगा। आप करो या ना करो बिजनेस, लेकिन जो सीरियसली करे वो 10 साल में करोड़पति बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। मैंने आपके सामने अपॉर्चुनिटी रखी, यू हैव टू डिसाइड। थैंक यू, गॉड ब्लेस। बैक टू द होस्ट।